हेलो बेटा। तो हमने कल आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट कुछ पढ़ाया था। इसमें आप देख सकते हैं कल मैंने आपको ये करा दिया था, ये क्लियर था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे बता देती हूँ मैं आपको, ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया था। ठीक है, ये क्लियर कराया था। इसमें ये बचा था, ये इसे मैं शॉर्ट क्वेश्चन में कराऊंगी आपको। और हमने कल यहाँ तक कर लिया था। ठीक है जी, देख सकते हो आप। जूम करते हैं, देखिए यहाँ इस पे थे कल हम। ठीक है बच्चा, तो आज हम इसे कराते हैं आपको परिवहन, या इंग्लिश में जिसे ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये 11th क्लास की सेकंड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट या परिवहन। ओके, प्राचीन भारत में स्थल मार्ग तथा जल मार्ग लोकप्रिय थे। अगर हम देखें कि प्राचीन भारत में कौन से मार्ग ज़्यादा यूज़ किए जाते थे व्यापार के लिए, तो दोनों ही यूज़ किए जाते थे, जल मार्ग भी और थल मार्ग भी। मतलब कि जो व्यापारिक लोग थे वो जल के माध्यम से, पानी के जहाज़ से और धरती के माध्यम से अपना कार्रवाई इकट्ठा करके एक साथ जाया करते थे। ठीक है बच्चा, तो आते आगे देखते हैं। स्थल मार्ग परिवहन, ठीक है, ये वाली हेडिंग, स्थल मार्ग परिवहन। सड़कों ने विकास की पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तरी सड़क मार्ग बंगाल से तक्षशिला तक फैला हुआ था। कुछ व्यापारिक मार्ग दक्षिण में भी थे जो पूर्व एवं पश्चिम तक व्याप्त थे। व्यापार मार्ग व्यापक तथा गति एवं सुरक्षा के लिए उपयुक्त थे। ठीक है, परिवहन की जब हम बात करते हैं तो स्थल मार्ग में कैसे लोग जाते थे, तो बात करेंगे कि सड़क मार्ग बंगाल से तक्षशिला तक फैला हुआ था, जो कि हमारा स्थल मार्ग में आता था। वहाँ से व्यापारी सड़क का, या फिर आप ये कह सकते हो, एक साथ अपना कारवा लेकर व्यापार करना शुरू करते थे, जहाँ पे उनको कुछ सुरक्षा भी मिलती थी। अब आता है देखिए जल मार्ग। ठीक है, ये वाला समुद्री व्यापार वैश्विक व्यापार का एक और महत्वपूर्ण तरीका था। मुजीरिश, जो मालावर तट पर स्थित है, का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लंबा इतिहास है। यहाँ 1498 में मालावर के किनारे वास्को डी गामा भी आया था। काली मिर्च, जिससे काला सोना माना जाता था, का इसी मार्ग में व्यापार होता था। मसालों के लिए, देखिए, मसालों के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज ने कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की। कालीकट का तट का इलाका लोकप्रिय था कि इसका चीनी जहाज़ों द्वारा भी मध्य पूर्व से ज़रूरी सामानों के साथ साथ भारत में काली मिर्च, हीरे, मोती एवं कपास को भी प्राप्त करने के लिए दौरा किया गया था। कोरोमंडल तट पर पुलिकट एक प्रमुख बंदरगाह था। पुलिकट से दक्षिण एवं पूर्व एशिया के लिए सूती वस्त्र प्रमुख निर्यात वस्तु था। ठीक है, पुलिकट से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सूती वस्त्र एक निर्यात वस्तु था, मतलब कि उसे ज़्यादा लोगों को बेचा जाता था जो सूती वस्त्र थे। व्यापारिक समुदाय, ठीक है, व्यापारिक समुदाय। प्राचीन भारत में देश के अलग अलग भागों में व्यापार के अलग अलग समुदाय आधिपत्य था। ठीक है, ये अलग अलग समुदाय थे जिन्होंने कुछ लोगों का कार्रवाई इकट्ठा करके अपना एक समुदाय बनाया और उसको एक नाम दिया था। ओके, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। स्टार बना लेते हैं, क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक है, अच्छा देखिए, व्यापारिक समुदाय। ठीक है, उत्तरी
क्षेत्र में पंजाबी और मुल्तानी व्यापारियों ने व्यापार संभाला हुआ था। पश्चिमी, देखिए, उत्तरी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करते थे, जो व्यापार करते थे, उन्हें पंजाबी श्रेणी का नाम दे दिया। मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ काम करेगा उसे पंजाबी के नाम से जाना जाएगा, जो भी उत्तरी क्षेत्र में व्यापारी थे। ठीक है, एक संगठन का नाम था पंजाबी, तो जो भी व्यापारी होगा उसको पंजाबी नाम से ही बुलाया जाता था। आगे देख सकते हैं आप, पश्चिमी में महाजन सेठ व्यापारी प्रबंध कर रहे थे। मतलब कि पश्चिम भारत में जो भी व्यक्ति काम कर रहे थे व्यापारी के रूप में, उन्हें सेठ या महाजन के नाम से जाना गया। अब आता है दक्षिण में चेटियार महत्वपूर्ण व्यापारी थे। मतलब दक्षिण में जो व्यक्ति व्यापार कर रहे थे उन्हें चेटियार नाम से जाना जाता था। गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में भाटों ने व्यापार को संभाला हुआ था। जो कि गुजरात, राजस्थान में व्यक्ति काम कर रहे थे उन्हें भाटों के नाम से जाना गया। अब आगे देखते हैं बच्चा, शहरी क्षेत्रों में महाजन समुदाय, जिनके प्रमुख को नगर सेठ कहा जाता था, ने व्यापार का प्रबंध किया। शहरी क्षेत्रों में सक्रिय दूसरे समूह थे हकीम एवं वैद्य, चिकित्सक, वकील, पंडित तथा मुल्ला, शिक्षक, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक आदि। ठीक है, अगर बात करें शहरी क्षेत्रों में कौन काम करता था, तो शहरी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, जिन्हें हम पहले हकीम के नाम से जानते थे, वो लोग पंडित जी, मुल्ला, टीचर, इन सभी ने अपना काम वहाँ जाके संभाला। जो भी शहरी क्षेत्र में व्यापारी थे उनको इन्हीं नाम से जाना गया। अब आता है व्यापारिक निगम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि निगम कहते किसे हैं। निगम से आशय एक ऐसी संस्था या कानून बनाने वाली विधि से होता है जो कि कुछ कस्बों या कुछ क्षेत्रों को एक जगह मिलाकर उनका कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। क्योंकि पुराने टाइम में जो सर्विस हमें अब देखने को मिलती हैं, जैसे कि सरकार या पुलिस, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो लोग निगम बनाकर काम करते थे। मतलब वो लोगों के द्वारा किए गए कार्य अनुचित है, उचित है, उसका उन्हें एहसास कराते थे। और अगर अनुचित कार्य किया जा रहा है तो उसका दंड भी व्यापारियों को व्यापारी निगम दिया करती थी। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ निगमों का गठन किया गया। उन्होंने सदस्यता तथा आचार संहिता के अपने नियम बताए, जिनका पालन एवं राजा भी करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ व्यापारियों के लिए वो बनाई गई थी, अगर राजा भी उनके कानून का उल्लंघन करता था तो राजा भी पनिशमेंट या फिर सज़ा का अधिकारी होगा। ये रूल बनाए थे व्यापारिक निगम ने। ठीक है, व्यापारियों को आयातित वस्तुओं पर चुंगी कर का भुगतान करना पड़ता था तथा व्यापार एवं उद्योग कर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। मतलब कि व्यापारी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यापार कर रहे हैं तो उसका कर उन्हें व्यापारिक निगम को देना होता था, और उसी कर को राजा भी लेते थे, जिससे कि राज्य में कुछ कोष बना रहे, या जिसे कहते हैं कि राज्य में सोना या चांदी या धन इकट्ठा रहे आने वाले टाइम में काम आने के लिए। ठीक है, नौका कर होता था। नौका कर कहते हैं जैसे कि नाव से हम जाते हैं समुद्री मार्ग से, उसके लिए जो कर लगते थे। ठीक है, टैक्स आय के सृजन का एक अन्य स्रोत था। इसे यात्रियों, माल, मवेशी तथा गाड़ियों के लिए भुगतान करना पड़ता था। इस कर को सिर्फ वही व्यक्ति देते थे जो कि समुद्री रास्तों से अपना व्यापार करते थे। यह टैक्स सिर्फ उनके लिए था। आता है आगे गिल्ड आखिरकार थे क्या। महाजनों का प्रमुख सीधे राजाओं या कर संग्राहकों से व्यापार करता था, एवं सभी व्यापारियों की ओर से बाजार कर वसूल करता था। ठीक है, महाजनों का एक प्रमुख व्यक्ति था जिसे गिल्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि राजा के लिए काम करते थे। वह राजा का धन इकट्ठा करके लाते थे और राजा को सौंपते थे। जो भी टैक्स या कर राजा व्यापारियों पे लगाते थे, उस कर को वसूल करने का जो कार्य था वो गिल्ड का होता था। वो लोगों से पैसे लाकर राजा को देता था। ठीक है, वसूलता था, ये भी आप कह सकते हैं। अब आता है व्यावसायिक गतिविधियों के कारण बड़े व्यापारी समाज में शक्तिशाली बने। मतलब कि जो कर छोटे व्यक्तियों पे थे, व्यापारी पे थे, वही कर बड़े व्यापारियों के लिए भी लगाए गए, जिससे जो छोटे व्यापारी थे वो कमज़ोर होते गए और बड़े व्यापारियों ने अपनी व्यापार को मजबूत बना लिया और वो शक्तिशाली बनते गए। ठीक है,
अब आता है 6, देखिए कस्टम ड्यूटी कर समुदाय की विभिन्नता अनुसार भिन्न भिन्न थे तथा टैरिफ भी प्रांतों के अनुसार अलग अलग थे। मतलब कि कस्टम ड्यूटी जैसे कि भी सैनिक जहाँ जहाँ भी अपनी वो देते थे, जहाँ पे भी उनको ड्यूटी लगाई गई थी, अपने ड्यूटी वहाँ वो पूरा करते थे, उसी के हिसाब से उन्हें तनख्वाह भी दी जाती थी जैसा जिसका कार्य था। अलग अलग प्रांत में अगर किसी का ट्रांसफ़र है, अपने राजा जिसको भेज रहा है उसकी सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग राजा रखते थे। ठीक है बच्चा, क्लियर होगा आपको इतना, है ना। 1 मिनट आगे देखते हैं। स्थानीय निकाय कर प्राप्त करते, मतलब कि स्थानीय निकाय कर प्राप्त करते जो कि हमारे स्थान में, मतलब राजा के राज्य में रहकर जो कर लिए जाते थे वो प्राप्त करते, वो किसी भी हालत में हर व्यक्ति को देने होते थे क्योंकि वह उस राज्य में निवास करता है। 8 में आप देख सकते हो, ठीक है। 8 गिल्ड व्यापारियों ने धार्मिक हितों के संरक्षक के रूप में भी काम किया। उन्होंने मंदिरों के निर्माण कार्य भी किए तथा अपने सदस्यों पर कर लगाकर दान दिए। देखिए आप इसमें देख सकते हो, गिल्ड व्यापारियों ने धार्मिक हितों के संरक्षकों के रूप में भी काम किया था। मतलब कि जो भी कर राजा वसूलवाता था उन व्यक्तियों से, उस कर का कुछ हिस्सा धार्मिक चीज़ों में भी लगाया जाता था, जैसे मंदिर का निर्माण कराना और उस मंदिर में ऐसे भंडारे कराना जिससे भूखे लोगों को भोजन प्राप्त किया जा सके। तो गिल्ड अपने टाइम पे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति के रूप में भी कार्य करते थे, जिनका काम था लोगों से कर वसूल कर उसे अच्छे काम में भी लगाना। ठीक है, आगे आप देख सकते हो प्रमुख व्यापारिक केंद्र। ठीक है, माजोर ट्रेड सेंटर उस टाइम पे कौन कौन सी जगह व्यापारिक केंद्र का हिस्सा थी जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था। ये कुछ जगहों के नाम इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं बच्चा। हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे कि हमें दिया हुआ है पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ और मथुरा। ये सभी जगह ऐसी थी जहाँ पे उस टाइम पे किसी न किसी चीज़ का बहुत ही अधिक व्यापार होता था या वह चीज़ सिर्फ उसी जगह पर प्राप्त होती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र वाणिज्यिक शहर था, यहाँ पे पत्थरों का निर्यात था। ठीक है, प्रमुख रूप से पटना में है अब ये पाटलिपुत्र, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चमकीले पत्थर पाए जाते हैं, तो उनका व्यापार दूसरे देशों को बेचने का करता था जो पटना था। ठीक है, आगे पेशावर में आप देख लेते हैं। पेशावर में सबसे ज़्यादा ऊन का निर्यात, मतलब हमारा देश ऊन बेचता था पेशावर से लेकर दूसरे देशों को। अगले आप देख सकते हैं तक्षशिला में क्या दे रखा है। तक्षशिला में वाणिज्यिक शहर के नाम से ये भी जाना जाता था और यहाँ बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ भी किसी चीज़ का रहा होगा पुराना व्यापार। ठीक है, इंद्रप्रस्थ भी आप देख सकते हैं, ये राजकीय मार्ग का एक वाणिज्यिक जंक्शन था जहाँ पूर्व से पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण की ओर जाने वाले अधिकांश प्रमुख सड़कें परिवर्तित होती थी। मतलब कि इस इंद्रप्रस्थ एक ऐसा शहर था जहाँ से आप व्यापार करते समय रास्ते बदल सकते हो। अगर आप उत्तरी दिशा में जा रहे हो तो पूर्व में भी आप जा सकते हो, वो चार चौराहा के नाम से भी आप उसे जान सकते हो। अब आगे आता है मथुरा। मथुरा एक व्यापारिक प्रतीक था। ठीक है, एक प्रतीक था। दक्षिण भारत में बहुत से मार्ग मथुरा एवं भड़ोच से ही होकर गुजरते थे। कुछ मार्ग ऐसे थे जो सिर्फ मथुरा और भड़ोच जाते थे, बाकी और रास्ते वहाँ तक नहीं जाते थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चा, आगे हम देख लेते हैं। 1 सेकेंड, देखिए अब इन्हीं में कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे कि वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मथुरे, ठीक है, भरूच, ताम्रलिप्ति और कावेरीपट्टनम पट्टनम के नाम से। ठीक है, यहाँ ये सभी कुछ ना कुछ ऐसी जगहों के नाम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। इनके लिए मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगी, तो आप उसे तैयार कर लीजिएगा। अभी हम जो आपको करा रहे हैं आप आगे ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चा, वो क्वेश्चन जो ज़रूरी थे मैंने आपको करा दिए। अब आते हैं आगे। देखिए, प्रमुख निर्यात तथा आयात, किस चीज़ का प्रमुख रूप से निर्यात करते थे और किस चीज़ का प्रमुख रूप से आयात हमारे उस टाइम पे किया जाता था, यह हम जानते हैं। देखिए, भारत के विभिन्न बंदरगाहों से विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुएं क्या थी या निर्यात किस किस चीज़ को किया जाता था, तो आप ये समझ सकते हो।
भारत ने व्यापारी सोपार कल्याण भरूच कावेरी पट्टनम अरिगेंडो टिंडिस मुजरिश तथा वैजयंती नामक बंदरगाहों से रामको, काली मिर्च, ये सभी मतलब कि उस टाइम पे जगहों के नाम थे जहाँ पे हम क्या क्या देते थे, काली मिर्च, दालचीनी और इलायची। चीन से लाई रेशम, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधि, चंदन, इत्र, चावल, गोंद, शेर, शक्कर आदि ये सभी चीज़ें हम रोम में निर्यात करते थे, ठीक है, भारत द्वारा। अब आता है आगे पूर्वी अफ्रीका तटवर्ती देश इंडोनेशिया। इस देश को भारत उन्हीं बंदरगाहों से माल निर्यात किया जाता था जिसमें रोम को किया जाता है। इन देशों का चावल, कपड़ा, गेहूं और दाशियाई आदि भेजे जाते थे। इस देश में ये चीज़ें हम भेजते थे। देखो, फारस की खाड़ी में तटवर्ती नगर, यहाँ पे भी हम अपना सामान निर्यात करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देश में हम निर्यात करते थे और चीन में भी हमने अपना सामान बेचा था। अब आते हैं आगे कि हमने क्या किस किस देश से अपना देश में आयात की थी वस्तुएं, वो रोम से ही की थी। जो नाम आप पीछे निर्यात में पढ़ चुके हैं वही आपके आयात में आएंगे, सिर्फ फ़र्क इतना है इनसे भी हम कुछ ना कुछ लेते थे। जैसे कि रोम से हमने क्या लिया है, चीनी के बर्तन, सोने व चांदी के सिक्के। और आप पूर्वी अफ्रीका तटवर्ती एशिया में देख सकते हैं सोना, चांदी, कछुए की पीठ, हड्डी, कछुए के पीठ की हड्डी, ठीक है। और फारस से हम की खाड़ी से हमने लिया है मदिरा, खजूर, सोना। दास लिए थे, दास मतलब कि मजदूर खरीद के हम दूसरे देश के लाए थे। दक्षिण पूर्वी एशिया से हमने क्या लिया था, काली मिर्च, मसाले, दालचीनी, तेजपत्ता, ठीक है। चीन से क्या लिया था, बांस का आयात हम करते थे चीन से। आगे आते हैं विश्व अर्थव्यवस्था, ठीक है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति। तो एक ईस्वी से लेकर 1991 तक हम अब आ चुके हैं। तो देखिए, इससे भी आप स्टार बना सकते हो चाहो तो, ठीक है बच्चा। आइए देखते हैं। पहली और 17वीं शताब्दी के बीच प्राचीन एवं मध्यकालीन, एक मिनट, 1 सेकेंड। मध्यकालीन विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसके नियंत्रण में विश्व को 1/3 से 1/4 तक की संपदा थी। कई यात्रियों के लेखन में इसे स्वर्णभूमि तथा स्वर्णद्वीप के रूप से जाना जाता था, ठीक है। जो पहली और 17वीं शताब्दी के बीच हमारे प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था थी, वह बहुत ही मजबूत थी, जिसे हम स्वर्णभूमि के नाम से या सोने की भूमि के नाम से जानते हैं। आप ये कह सकते हो 1/3 से 1/4 तक की जितना भी हमारा एरिया था वो इसी में आता था। इतनी मजबूत हमारी अर्थव्यवस्था उस टाइम पर रही थी व्यापार को लेकर। अब आता है भारतीय इतिहास में उपमहानिवेशवाद के पूर्व की अवधि, ठीक है। ये थोड़ा जूम करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अर्थव्यवस्था की समृद्धि का युग था ये जो युग था, ठीक है। इसी से आकर्षित होकर यूरोपीय लोगों ने खोज की महाजन यात्रा प्रारंभ की थी और उन्हें जल्द ही व्यापार के पुरस्कार के रूप में सोना व चांदी मिले थे, ठीक है। भारतीय इतिहास में उपनिवेशवाद की इतनी अच्छी भूमिका रही कि जो चीनी यात्री थे उन्होंने इस पर काम किया, उसे भारत द्वारा पुरस्कार में सोना व चांदी की वस्तुएं तक दी गई थी। वाणिज्यिक क्षेत्रों में बढ़त के बावजूद भारत तकनीकी प्रौद्योगिकी में पश्चिमी यूरोप से बहुत पीछे था। इसके निम्नलिखित कारण थे। बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था और व्यापार होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारे भारत को पीछे कर रही थी। आइए अब उनके बारे में हम जानते हैं वो क्या थे निम्नलिखित कारण। तो आइए अब आप यहाँ देख लेते हैं उसी के पॉइंट। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते नियंत्रण के कारण स्वतंत्रता का अभाव था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम पे हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर रखा था, जिसकी वजह से स्वतंत्र चीज़ें नहीं थी, कर अधिक देने पड़ते थे, जिसके कारण व्यापार में हमें हानि हो रही थी। कृषि एवं विज्ञान के क्षेत्र में कोई क्रांति आविष्कार नहीं हुए थे। जो भी पुरानी चीज़ें हमारे पास थी हम उनसे व्यापार कर रहे थे। कोई नई चीज़ की खोज न होने के कारण भी हमारा व्यापार नीचे या डाउन हो रहा था, ठीक है। आम लोगों के बीच शिक्षा सीमित पहुंच, ठीक है, शिक्षा की सीमित पहुंच थी आम लोगों तक। जो शिक्षा होती थी वो नहीं पहुंच पाती थी, लोग कम पढ़ते थे, जिस कारण भी उस टाइम पे अर्थशास्त्र की जो नीति थी वो बहुत कम मजबूत मानी जाती है, ठीक है। अब आता है इन सभी कारणों ने भारत को एक ऐसी देश बना दिया जो समृद्ध तो था लेकिन गरीब लोगों के साथ, ठीक है।
समृद्ध होने के साथ साथ उसमें गरीबी होना भी निश्चित रूप से उसमें समाहीन था। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 4। ब्रिटिश साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी में मध्य में भारत के अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया था। हमारे प्रांतों द्वारा अर्जित राजस्व का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चे सामग्री, मसाले एवं माल खरीदने के लिए करती थी। इसने भारत में विदेशी मुद्रा के आमद अंतर्वाह को रोक दिया। मतलब कि जो विदेश से मुद्रा आती थी उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक दिया और कच्चा माल हमारे भारत का खरीद कर दूसरे देशों को अपने नाम से सेल्स करने लगी, जिस कारण हमारे भारत पर बहुत गलत प्रभाव पड़े। व्यापार हमारा कम होता चला गया और लोग गरीबी की ओर अक्सर होने लगे। आगे देखिए, इस स्थिति ने भारत को परिष्कृत माल के निर्यात के देशों को कच्चे माल सामग्री के निर्यात एवं विनिर्मित माल के क्रेता के देश के रूप में बदल दिया। मतलब कि जो कि खुद सेल्स नहीं करते, दूसरों का माल लेकर उसे सेल्स करते हैं, ऐसा उस कंपनी ने हमारे भारत को दिखाया, जिस कारण हमारे व्यापारियों का व्यापार और भी नीचे चलता जा रहा था। ठीक है, तो आइए, मैंने आपको यहाँ तक कराया। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो भारत के पुनर्औद्योगिकरण से शुरू होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो डेली बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं और बच्चों को देखने में बोर लगती हैं, इसलिए मैं आपको यहीं तक कराऊंगी आज बच्चा। आगे की वीडियो में भारत के पुनर्औद्योगिकरण के आरंभ के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये चैप्टर्स अभी आधा तो मैंने करा दिया, अभी आधा बाकी है, लॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा। इसके क्वेश्चन, इस चैप्टर को कंप्लीट कराते हैं हम, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वीडियो और अच्छे क्वेश्चंस लेके आने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पे ज़रूर बने और आप अच्छे नंबर से ना सिर्फ पास हो, वह चीज़ आपको अच्छे से याद भी हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।